आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। ये वाला फ़ैन बंद करो, उधर का चलने दो, बीच वाला बंद कर दो। सब बंद कर दिए क्या? वो किनारों का चलने दो, बच्चे बैठे हैं ना उधर। इधर वाला बंद करो, एक चला दो। उसमें दूसरा वाला, हाँ सब बंद कर दिए क्या? उसको चलाओ। चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है। आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। गैल्वेनो टाइटल नेम है। जैसे किसी का नाम है, मान लो जैसे श्रीवास्तव है, टाइटल है, तो टाइटल नेम है गैल्वेनो। जैसे बोलते हैं ना श्रीवास्तव फैमिली, श्रीवास्तव परिवार, ऐसे ही गैल्वेनो परिवार था। तो उस गैल्वेनो लोगों ने एक इंडस्ट्री बनाई थी, एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाया था, जिसमें लोग अपना काम करते थे। सभी 3 भाई थे, तीनों मिल के काम करते थे। तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर। मीटर, जहाँ भी मीटर होता है तो मीटर का मतलब क्या होता है? मेजर करना। तो इन लोगों ने कुछ डिवाइस बनाया था जिससे हम लोग कोई चीज़ का मेजरमेंट करेंगे। तो किस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर, अगर कोई पूछे गैल्वेनोमीटर कैसे डिवाइस है, तो मीटर माने मेजरिंग डिवाइस है। हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है? अ डिवाइस, कोई डिवाइस है विच एक ऐसा डिवाइस है विच मेज़र करेगा, विच मेज़र क्या मेज़र करेगा बच्चों? मेज़र करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज, विच मेज़र। अब मेजरमेंट में क्या ये मेज़र कर सकता है? तो हमारा जो सिलेबस है आज का, वो तो करंट के मेजरमेंट का होगा, लेकिन सभी गैल्वेनोमीटर की हम बात थोड़ा करेंगे। तो लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है? कि डिवाइस विच यूज टू मेज़र, विच यूज टू मेज़र, यूज टू मेज़र लिखो आप, यूज टू मेज़र। पहला मैं मेजर करूँगा अमाउंट ऑफ चार्ज। गैल्वेनोमीटर से चार्ज भी मेजर होगा। आपको मैं जब कैपेसिटर पढ़ा रहा था तो उसमें कोई बात मैंने बोल दिया था उस समय कि बैटरी लगाया तो उसका चार्ज मेजर करना है। तो चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करते थे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो सेंसिटिव भी वो कम था और बड़ा महंगा था, तो उसको रिप्लेस किया गया कि हम दूसरे कोई डिवाइस से मेजर करेंगे। तो उसका नाम क्या पड़ा? गैल्वेनोमीटर। तो हम चार्ज को मेजर करेंगे, और अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए जिस गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं उसका नाम है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये है। तो ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक है। बच्चों दूसरा और क्या करेंगे? चार्ज को भी मेजर कर सकते हैं। एक और काम करते हैं, कोई भी मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट बना है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
तो मैग्नेट का जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि जहाँ भी मैग्नेट होगा तो वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सिंगल पोल का मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। जैसे चार्ज हम प्लस क्यू चार्ज को अलग कर सकते हैं, माइनस क्यू चार्ज को अलग कर सकते हैं, कहीं पे हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर ली, कहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर ली, ये पॉसिबल है। लेकिन कहीं पे नॉर्थ पोल अकेले डेवलप कर लें, कहीं पे साउथ पोल अकेले डेवलप कर लें, ये संभव नहीं है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आता है, और अगर दो पोल एक साथ आ गया तब वो डाइपोल हो गया, और जब डाइपोल हो गया तो उसका हम चार्ज नहीं निकालते, तब हम मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैग्नेट है तो डाइपोल ही होगा, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को हम किससे मेजर करेंगे? उसके मैग्नेटिक चार्ज से नहीं मेजर करेंगे, बल्कि किससे मेजर करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट से। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे मेजर करेंगे उसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा काम क्या है? इन लोगों ने क्या किया, आप ये कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से दूसरा काम क्या कर सकते हैं, तो आप मेजर कर सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो बच्चों इसका एक काम ये भी है कि हम मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करेंगे। तो एक चार्ज मेजर करेंगे और एक मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करेंगे। और इसका तीसरा यूज़ क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट हमें मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो आगे भी पढ़ाएंगे ही, अभी यहाँ पे केवल ऐसे लिख लिया जाए। तीसरा यूज़ है यूज टू मेजर करंट। जो आज पढ़ेंगे आप उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे बच्चों। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे, आज हमें इसे पढ़ना है ना इसे पढ़ना है, ना इसे पढ़ना है। हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर बनाया, तो उसमें एक पहले जो हमने बनाया था वो था मूविंग मैग्नेट। इसका पहला जो बना था उसका नाम था मूविंग मैग्नेट, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो ये मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर था। इसमें क्या होता था, एक कॉइल होता था और एक मैग्नेट। एक कॉइल है और एक मैग्नेट है। तो कॉइल तो नहीं घूमता था, जो कॉइल था वो हल्का था, उसका वज़न कम था, वो नहीं घूमता था। घूमता कौन था? मैग्नेट, जिसका वज़न ज़्यादा था, हेवी था। तो अगर हैवी चीज़ घूम रहा है तो डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। तो मेजरमेंट तो हो जाता था, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता था। तब लोगों ने इसको उल्टा किया। तब उल्टे में क्या किया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया कि मैग्नेट नहीं घूमेगा। अब क्या घूमेगा? कॉइल घूमेगा। तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर और एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा गैल्वेनोमीटर आया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो हमारे सिलेबस में लिखा है वो यही वाला गैल्वेनोमीटर लिखा है, क्योंकि हम बाद में मैं अब इसी को यूज़ करता हूँ। वो वाला बहुत जल्दी जल्दी डैमेज होता था। तो इसमें क्या करेंगे, मैग्नेट को मैं फिक्स करूँगा और उसके अंदर कॉइल होगा दोनों मैग्नेट पोल के बीच, और वो घूमेगा। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बच्चों। ये चाहे हम ये ऊपर वाला बनाएं, चाहे ये नीचे वाला बनाएं, इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है
जो इसकी सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये कम से कम कितना करंट मेजर कर सकता है। तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 10⁻⁹ एम्पियर। मतलब हम इससे मिनिमम जितना कम से कम करंट मेजर करें उतना वो सेंसिटिव होता है। तो ये हम कम से कम इसमें कितना करंट मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁹ एम्पियर। इसके बाद एक और गैल्वेनोमीटर करंट का ही बना, और उसको हम लोग कहेंगे डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्या नाम पड़ा? डेड बीट। बच्चों ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर इसका नाम क्यों पड़ा है? डेड बीट लिखा है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर इतना कम करंट मेजर करेगा कि उसमें डिफ्लेक्शन हुआ वो मेरे को दिखता भी नहीं है। मतलब इतना कम डिफ्लेक्शन होता है कि उसे मैं ऐसे ही यूजुअली देख के नहीं बता सकता। तब फिर उसको मेजरमेंट कैसे करते होंगे? तब उसमें हम लोग क्या करते हैं? मिरर लगाते हैं। मिरर मतलब जो डिफ्लेक्शन, जहाँ जो कॉइल है, कॉइल पे हमने मिरर लगा दिया और एक लैंप दूर लगा दिया। अब लैंप से लाइट मिरर पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके दीवार पे जाएगी। तो अब हम क्या देखेंगे? दीवार देखेंगे। ये तो मेरे को देखेंगे लेकिन दिखेगा ही नहीं कि कितना वो घूमा भी कि नहीं घूमा। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके दीवार पे जाएगी और मिरर थोड़ा सा भी घूमेगा, तो अगर मिरर थीटा घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमता है? 2 थीटा। फ़ायदा क्या हुआ? 2 थीटा। अगर ये 1 डिग्री घूमेगा तो वहाँ मेरे को 2 डिग्री दिखेगा। तो मैंने मैग्नीफाई कर दिया कि नहीं? तब मेरे को दीवार पे घूमता हुआ दिखता कि देखो रे यहाँ से यहाँ चली गई। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो किया, इसीलिए इसका नाम है डेड बीट, क्योंकि इसमें बहुत कम करंट जाती है। बच्चों ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। इसकी जो सेंसिटिविटी है, मिनिमम करंट हम जो निकाल पाते हैं, मिनिमम करंट या मिनिमम मेजर्ड करंट, करंट सेंसिटिविटी का मतलब समझते हैं ना क्या? वो कम से कम कितना करंट मेजर किया। तो जैसा सेंसिटिविटी लिखा है तो इसका मतलब होता है मिनिमम मेजर्ड करंट, कम से कम कितना करंट मेजर किया। सेंसिटिविटी हमेशा मिनिमम के लिए होता है। अगर सेंसिटिविटी पूछा जाए तो मैक्सिमम के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? मिनिमम के लिए होता है कि कम से कम कितना मेजर किया, उसकी सेंसिटिविटी है। तो मिनिमम मेजर्ड करंट और करंट सेंसिटिविटी। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। अब चाहे बच्चों यहाँ पे मिनिमम मेजर्ड करंट लिख दो और चाहे करंट सेंसिटिविटी लिख दो। तो मैं चलो करंट सेंसिटिविटी ही लिख दिया। कोई भी लिख सकते जो आपको आसानी से समझ आ जाए। मिनिमम मेजर्ड ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। मिनिमम मेजर्ड करंट। अब मिनिमम मेजर्ड करंट यहाँ पे है 10⁻⁻12 एम्पियर। तो कभी पेपर ओपर में मान लो पूछ ही ले कि सबसे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा है, तो उसका नाम क्या लिखना है आपको? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब बच्चों मेरे को जो पढ़ने जाना है वो कौन सा गैल्वेनोमीटर मेरे सिलेबस में है। मेरे को ये मैग्नेट वाला नहीं पढ़ना है, इसको आगे पढ़ेंगे। हमें बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़नी है, उसे आगे समझेंगे। ये वाला भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इधर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मेरे को केवल एक गैल्वेनोमीटर पढ़ना है इस समय, और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करने चल रहे हैं। अगला पॉइंट लिख रहे हैं आप, आगे बढ़ाऊं? चलिए, आपका सिलेबस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब लिखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
अब बच्चों ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है पहले वो लिखेंगे। तो ये बेस्ड है ऑन टॉर्सनल पेंडुलम। जैसे टॉर्सनल पेंडुलम काम करेगा वैसे ये काम करेगा। तो बेस्ड ऑन टॉर्सनल पेंडुलम, कभी मान लो यही पूछ ले कि किस पे बेस्ड है, तो उसका आंसर क्या लिखना है, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, देखो जैसे सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम क्या होगा कि ऐसे ऐसे घूमेगा। हाँ, कोई भी पेंडुलम है तो वो क्या करेगा, मेन पोजीशन के दोनों तरफ घूमेगा। तो जब ये ऐसे ऐसे मोशन करे तो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कोई भी पेंडुलम है। टॉर्सनल पेंडुलम अलग टाइप का है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक प्लेट को लगा दिया, कोई डिश को लगा दिया और इसको मैंने ट्विस्ट किया, माने टॉर्क लगाया। टॉर्क लगा कि इसको, या कहिए कि इसको ऐंठ दिया तो थोड़ा सा ये घूम जाएगा, और फिर जब इधर घूम गया और मैंने छोड़ा तो लौट आएगा। तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम। तो टॉर्सनल पेंडुलम में फोर्स की ज़रूरत नहीं है, टॉर्क की ज़रूरत पड़ी। टॉर्क, जितना ज़्यादा टॉर्क लगाओगे उतना ज़्यादा वो ट्विस्ट होगा, उतना ज़्यादा उसका एंगल या उतना ज़्यादा ऐंठन बढ़ेगा, वो घूमेगा। तो उसी को टॉर्सनल पेंडुलम बोला। और यहाँ पे टॉर्सनल पेंडुलम पे बेस्ड है। तो टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। बच्चों थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन। तो टाउ बराबर हो जाएगा सी थीटा। यहाँ पे सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। ये टॉर्सनल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट है। और थीटा जो लिखा है वो है एंगुलर डिफ्लेक्शन। कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ, कितना वो एंगल घूमा, तो दिस इज ए डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन है। तो ये टाउ बराबर सी थीटा है। ये तो टॉर्सनल पेंडुलम का बेस कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ना, उसे ज़रा समझना है। तो बच्चों देखो इन्होंने कैसे बनाया था। पहले तो मैग्नेट इसमें चलेगा नहीं, मैग्नेट को क्या करना है, फिक्स कर दिया जाए। तो ये मैं मैग्नेट लिया, ऐसा बना रहा हूँ। ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ये कॉनकेव टाइप का क्यों बना रहा हूँ, जिससे कि मैग्नेटिक लाइनें एक पॉइंट पे फोकस हो जाए और वहाँ पे फील्ड की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब फोकसिंग हो जाए, एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। तो मैग्नेट आपको इस तरह से बना, ऐसे मैग्नेट लेना है, ऐसे लेना है। अब ये मान लो कि ये पोल हमने दो मैग्नेट लिया है, उसका साउथ उधर है और इसका नॉर्थ उधर है। तो मेरे सामने नॉर्थ और साउथ हो गए, मतलब इस मैग्नेट का एक पोल इधर भी है और इस मैग्नेट का एक पोल इधर भी है। मेरे को उधर से मतलब नहीं है, मेरे को इन दोनों के बीच से मतलब है। अब इसके बीच में फील्ड डेवलप हो गई। और मैंने क्या बोला कि इसमें मूविंग कॉइल लिखा है। क्या लिखा है, मूविंग कॉइल, मतलब ये कॉइल है। देखो ये कॉइल बना रहा हूँ बच्चों। ये वाला जो कॉइल है, ये वाला, ये कॉइल को थोड़ा उल्टा बनाए तो सही है, ऐसे बनाया जाए, ये ऐसे बनेगा। अब ये कॉइल है, रुको बस इतना ही टर्न लपेटते हैं। अब इधर से आ रही है वायर, और ये वायर का हमें बनाना है कॉइल। जो वायर इधर आ रहा है इसको मैंने बना दिया कॉइल, माने लूप बना दिया। अब ये लूप क्यों बनाते हैं, वायर में ले रहा हूँ, वायर को सीधा ही तो ले सकते थे, लेकिन क्या बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो घुमाने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा ये लूप बनेगा, जब लूप बनेगा तो इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और ये
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक और है, और ये जो लूप बनेगा तो अगर ये फील्ड आ जाएगा तो मैग्नेट बन जाएगा, तो एक ये भी मैग्नेट बन जाएगा। जो लूप हम बनाएंगे तो लूप से जो फील्ड आएगी वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा और ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा। तो अगर कोई मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस मैग्नेट पे फोर्स भी लगाएगा और टार्क भी लगाएगा। तो बच्चों ये जो लूप है, लूप क्यों बनाया, अगर कोई पूछे लूप क्यों बनाया तो उसको हम क्या बताएंगे, इसे मैग्नेट बनाया, इसे मैग्नेट बना दिया। और इधर से जो करंट होगी ऐसे ये आगे चली जाएगी। ये इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा, ऐसे निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर हम कोई एक निडिल लगा दें, देखो करंट इधर निकल गई, ये करंट आ रही है, आई और ऐसे निकल के जा रही है। और बच्चों जब ऐसे लूप में करंट फ्लो करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, जो नॉर्थ साउथ वाला है, वो इस पर क्या करेगा, टार्क लगा देगा। टार्क लगा देगा तो ऐसे ये घूमेगा। जब घूमेगा तो अगर हमने मान लो कि यहाँ पे निडिल लगा दिया, इस जगह मैंने निडिल लगा दिया। अब जब निडिल लगा दिया तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो निडिल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब उतना ज़्यादा करंट है, जितना कम डिफ्लेक्ट करेगा उतना कम करंट है। तो इसके डिफ्लेक्शन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, कोई आइडिया तो यहाँ लग ही जाएगा। तो क्या देख के लगेगा, डिफ्लेक्शन को देख के लगेगा। अब यहाँ पे जो वहाँ पे लिखा है जो थीटा डिफ्लेक्शन, वही डिफ्लेक्शन यहाँ पे है। अब बच्चों टॉर्क बराबर वही लिखेंगे, आप भी यहाँ पे लिखेंगे। टाउ बराबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, टॉर्क बराबर होता है mb और साइन। अब थीटा वहाँ भी है थीटा, यहाँ भी है थीटा, तो यहाँ पे मैं थीटा अब नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे साइन फाई लिख देता हूँ। और फाई क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको थोड़ा नोट कर लो, आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और उससे पहले ही सिलेबस में है, तो पढ़े हो, 12th पास हो, सब समझ रहे हो, समझो इसको। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने डाइपोल नहीं पढ़ा था, डाइपोल में क्या पढ़ा था, पी साइन थीटा, याद आ रहा है, टार्क। तो वैसे टार्क यहाँ पे पी की जगह एम है, ई की जगह बी है और साइन थीटा की जगह थीटा है। हम थीटा को फाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैं डिफ्लेक्शन को थीटा लिख दिया हूँ, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो लिखा फाई इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एम और बी के बीच का एंगल है। अब बच्चों यहाँ पे फाई का मान कितना है, यहाँ पे फाई का मान 90 डिग्री है। तो जब फाई का मान 90 डिग्री है तो जो टार्क का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हो जाएगा mb। टार्क बराबर क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। चलो फाई समझ रहे हैं, एंगल बिटवीन है, इसको ऐसे बना दे, थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अब टाउ बराबर mb हो गया, टाउ का मान क्या है, सी थीटा। अब बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, mb बराबर टाउ, लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख दिया। अब ये सवाल आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है क्या। मैग्नेटिक मोमेंट एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, m बराबर NIA। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कितनी बार आपने इसको घुमाया है, कितना लूप बनाया है, तो नंबर ऑफ टर्न है।
ए क्या है, एरिया ऑफ लूप है, लूप का एरिया ऑफ लूप है। और आई माने करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इन तीनों से मिलके क्या मिलता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जहाँ पे है वहाँ NIA लिखोगे। अब आप, तो मैं लिख देता हूँ NIA B। टार्क का मान क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, C थीटा, क्योंकि टार्सनल कांस्टेंट होगा, ये टाउ बराबर C थीटा हो गया। C टार्सनल कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे समझ लो कि टार्सनल पेंडुलम जैसा फील करो कि मैं अगर इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, मान लो ऐसे एक तार से, एक रस्सी से इंसुलेटर से ऐसे लटका दिया जाए, तो फिर जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, इसी के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब घूमेगा तो टार्सनल पेंडुलम हो गया, और टार्सनल कांस्टेंट यहाँ पे C लिखा गया है, और ये थीटा पे डिपेंड करेगा, कितना वो घूमेगा वो थीटा हो गया। थीटा को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन। कौन सा डिफ्लेक्शन है, लीनियर की एंगुलर। एंगुलर डिफ्लेक्शन को किससे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ डिवीज़न, कि कितना डिवीज़न घूमा। जैसे घड़ी में कई डिवीज़न है, तो इसी तरह से हम डिवीज़न बनाए रहते हैं ना, जैसे मीटर में देखा नहीं है, उसमें खाने बने रहते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना वो डिवीज़न घूमा, तो इसे नंबर ऑफ डिवीज़न अभी लिखेंगे। अब NIAB बराबर C थीटा हो गया। अब बच्चों I का मान निकालोगे, C अपान NAB इंटू थीटा। अब इसके बाद फिर लिखोगे आप I बराबर K थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन मेजर करंट बाय द डिफ्लेक्शन। मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट, लेस डिफ्लेक्शन लेस करंट, बट K इज कांस्टेंट नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। K कौन सा कांस्टेंट है बच्चों, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। K है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इस K का मान आप लिख लो तो C अपान NAB आया। तो K का मान, K के गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में क्या क्या है एक बार ध्यान से देख लो। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में क्या क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न है, एरिया है, और B माने मैग्नेटिक फील्ड है। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी डिवाइस को बनाया और उसको लगा दिया, तो फिर केवल वेरिएबल क्या होगा, आने वाली करंट और उससे कितना वो एंगल घूमेगा, ये 2 वेरिएबल होगा। बाकी ना तो C बदलेगा, ना तो N बदलेगा, ना तो A बदलेगा, ना तो B बदलेगा। तो जब सब चीज़ कांस्टेंट ही है तो ओवरऑल तो कांस्टेंट ही बना, तो वही है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब I बराबर K थीटा एक आपको फार्मूला मिल गया। अब बच्चों इसमें क्या कैलकुलेशन और आप कर सकते हैं, देखो जब भी हम किसी डिवाइस को बनाते हैं तो उसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम क्या है, करंट को मेजर करना। इसका काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो अगर करंट को मेजर करना इसका काम है तो इसको सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे आपका काम क्या है, पढ़ना, तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आया, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब, कि मेरे को क्यों नहीं समझ आया। फिर उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, फिर आपको उस पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। और अगर आपको मालूम है कि प्रॉब्लम है तब भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको मालूम है कि चैप्टर नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि फिजिक्स नहीं आती है तो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब आप सेंसिटिव नहीं हैं। तो फिर आप जब सेंसिटिव ही नहीं हैं तो रिज़ल्ट की चिंता क्यों करते हो, फिर रिज़ल्ट आपके लिए क्या मतलब रखता है। तो सेंसिटिव तो पहले होइए, सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए।
अब सेंसिटिविटी को हम कैसे मेज़र करेंगे कि थोड़ा सा भी चेंज हो तो हमें पता चल जाए, थोड़ा सा भी चेंज हो तो हमें पता चल जाए, इसका मतलब आप उसके लिए सेंसिटिव है। जैसे अगर आप सारे घर में सभी लोग हैं, लेकिन मैं एक ऐसे स्पेशल कैरेक्टर बोल रहा हूँ जो मेजॉरिटी है। जैसे माँ जो होती हैं, मदर, वो बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो कैसे जान जाती हैं? क्योंकि वो सेंसिटिव हैं उस बच्चे के लिए। थोड़ा सा भी इसको प्रॉब्लम है तुरंत वो समझ जाती हैं। अगर वो खाना सही से नहीं खा रहा तो तुरंत पूछना थी क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बताओ तो मुझको। वो सेंसिटिव है। और माँ अकेली ही रहती है, माँ हमेशा अकेली ही रहती है, उसके जीवन में अकेलापन ही होता है, हमेशा वो अकेले रहती है। ये बात को ये ज़रूर समझना कि वो हमेशा अकेले रहती है। जब बच्चा हुआ तो तब से लेकर 20-25 साल तक तो उसी को पालने पोसने में लगा दी। इसके बाद बच्चा भी क्या करता है कि कहीं तुम आना ज़रूर, बोलता हाँ आएंगे ज़रूर। इसके बाद वो भी उड़ जाता है, वो भी कहीं चला जाता है। जिसको उसने इतना पाला पोसा, दिन रात जिसको देखती रही, जिसके लिए ही जीती रही, वो भी उसे छोड़ के चला ही जाता है। इसलिए उसके जीवन में सिर्फ क्या है? अकेलापन। तो बच्चों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अकेलापन ना होने पाए। जब आप किसी योग्य हो जाएं, जब सही से नौकरी वोकरी जब मिल जाए, तो मदर को, फादर को, पेरेंट को आप अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि वो उनके जीवन में जो अकेलापन लोग हमेशा किए हैं वो ख़त्म हो जाए। अब बच्चे को क्या है, देखो अभी होली है, घर में कोई चिंता ना कर रहा होगा, लेकिन जो माँ है वो ज़रूर बोल रही है कि तुम लोग आओ, आए कि नहीं आए, आओगे कि नहीं आओगे, वो ज़रूर पूछ रही होंगी। अब बच्चा भी अरे एग्जाम है, अरे ये पढ़ाई है, अरे नौकरी है, ये है वो है, वो भी उड़ जाता है, चला जाता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि सेंसिटिविटी क्या है कि थोड़ा सा भी चेंज हो तो पता चल जाए, वो सेंसिटिविटी होता है। जैसे अब अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो क्या है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर आपने थोड़ा सा भी गुस्सा किया तो उसको पता चल जाता है, तो वो डर जाता है कि अच्छा ये गुस्सा, इसका मतलब वो सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भी चेंज हो तो पता चल जाए। तो जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव है उतने कम चेंज को समझ जाएगा। तो सेंसिटिविटी का मतलब यही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ये कोई डिवाइस हम बनाएं